और यही चीज पाकिस्तानियों को नहीं समझ में आती। गलत जगह में गलत काम करते हो, फिर कहते हो हार गए, क्यों, साजिश हो गई है जी। ये अनवरुल हक काकड़ वही काम कर रहा है जो मोहम्मद रिजवान ने करा था। वो भी पिच पे नमाज पढ़ रहा था, फिर मैच हार गए। हमारे सामने कुछ तो लाओ, हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। बोला डॉक्टर जयशंकर ने, नहीं हम सबूत नहीं देंगे, हम गोरे हैं, हमने बोल दिया कि तुमने करा था तो तुम हाथ जोड़ो, पड़ेगा ना। हमारा तो 1994 का पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि हमें पीओके वापस लेना है, हमें गिलगित बाल्टिस्तान वापस लेना है, कहानी खत्म। भाई आपके पार्लियामेंट की दो कौड़ी की औकात नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि अनवरुल हक काकड़ जो है ना, प्रधानमंत्री पाकिस्तान का केयरटेकर, उसने ऐसी ऐसी कुछ बातें कर दी कि मुझे लगा, मेरी टीम को नहीं लगा, मेरी टीम ने फिर बोला कि सर ये तो बकवास करते रहते हैं, इसमें कोई बयानबाजी ये करते रहते हैं पाकिस्तानी, तो हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ चीजें हैं जो पर्सपेक्टिव में डालनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी भी हमारे वीडियो देखते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सच को सरहद से कोई लेना देना नहीं है, सच पाकिस्तानियों को भी पता होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान में दोस्तों, ये पूरा जो देश है और जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं बात सच बोल रहा हूं। सच बोलने के लिए माफी नहीं मांगी जाती है। आपके देश पाकिस्तान में इतना प्रोपेगेंडा चलता है दिन रात दिन रात दिन रात, आप लोगों से ही झूठ बोला जाता है। दोस्तों, दुनिया का हर एक मुल्क इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करता है, हर एक मुल्क इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करता है। भारत करता है, चाइना करता है, रशिया करता है, अमेरिका करता है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो खुद के लोगों पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करता है। राइट? ये किसको सुना रहा है? अनवरुल हक काकड़। दुनिया के मीडिया ने इसको पिकअप नहीं करा, इसको ग्लोबल मीडिया। हम लोग क्यों पिकअप करते हैं? क्योंकि हमें तो एंटरटेनमेंट चाहिए शाम को, इसलिए डिबेट में करके 3 पाकिस्तानियों को बुलाया, उनका बैंड बजाया। ये तो इंडियन मीडिया का डेली का काम है। अगर किसी पाकिस्तानी को यह गलतफहमी हो कि इंडियन मीडिया हाउस में आपको इसलिए बुलाया जाता है कि आपके साथ कोई डिटेल्ड स्ट्रेटेजिक डिस्कशन करना है, तो आई एम सॉरी, ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दीजिए। यू आर इवनिंग एंटरटेनमेंट फॉर इंडियंस। पहले ये बात समझ लो, मैं आपको बता रहा हूं बिकॉज आई नो, देयरफॉर आई एम टेलिंग यू। ठीक है? एम इज टू कॉर्नर यू, एम इज टू रिडिक्यूल यू, एम इज टू मेक फन ऑफ यू इन योर कंट्री, रेस्ट इज अप टू यू, बाकी आपके ऊपर है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूं अनवरुल हक काकड़ ने क्या बोला। ये देखिए साहब, 4-5 उन्होंने पॉइंट दिए, और वही पाकिस्तानी ऑडियंस को, क्योंकि ग्लोबल ऑडियंस सुनती नहीं है पाकिस्तान का। ग्लोबल ऑडियंस को आपको लगता है कि अमेरिका को बैठा है वो काकड़ से बात कर रहा है। काकड़ को तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती जब ये लंदन में है। ये आता है चुपचाप, ये सजदा करता है नवाज शरीफ के सामने, ये वापस चला जाता है। इससे तो कोई मिलता ही नहीं है भाई, इससे कोई ग्लोबल लीडर नहीं मिला। इमरान खान से भी बहुत कम ये चला गया था, कहीं उज्बेकिस्तान, कभी रशिया वशिया चला गया, वरना इमरान खान भी 9 महीने तक फोन करवाता रहा, भीख मांगता रहा कि यार अमेरिकन प्रेसिडेंट मिल लो। कोई इनको कोई नहीं, ये क्या बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इनसे मिलना नहीं चाहता। दे आर इररिलेवेंट एज अ कंट्री। हाउएवर, अनवरुल हक काकड़ ने कुछ चीजें बोली हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, फिर मैं अपना जवाब भी दूंगा एक एक करके। जो क्वाड है, आपको पता है दोस्तों, उसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, अमेरिका है, क्वाड है, और क्वाड प्लस कुछ और देश हैं उसके साथ। तो क्वाड प्लस ये कह रहे हैं कि यार देखो, ये चाइना को कंटेन करने के लिए है, और इंडिया जो है ये फ्लर्टिंग विद द वेस्ट इन अ बिजार अटेम्प्ट टू कंटेन चाइना। इंडिया वेस्ट के साथ फ्लर्ट कर रहा है, इंडिया ने फालतू में चाइना के साथ पंगा ले लिया है, वेस्ट के साथ। तो ये सब चीजें कर रहा है। मैं अनवरुल हक काकड़ साहब को एक बात बताना चाहता हूं। काकड़ साहब, ऐसा है ना, देखो, जब अमेरिका हमारे सीन में भी नहीं था, हमारे रडार में भी नहीं था, तब 1962 में हिमालय की चोटियों पे हम चाइनीज के खिलाफ लड़ रहे थे। वी हैव फॉट लिटरली 2 वॉर्स विद द चाइनीज, 1962, 1962 एंड 1967 नथुला। दैट वाज अ शॉर्ट वॉर दैट वी फॉट अगेंस्ट द चाइनीज। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई भारत चीन को इसलिए आंखें दिखा रहा है क्योंकि अमेरिका कह रहा है भाई ठीक है आप आंखें दिखाओ, मजा आएगा बड़ा, नहीं, हम चीन को बहुत पहले से आंखें दिखा रहे हैं। ये पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए। हमारी लड़ाई चाइना से आज की नहीं है, हमारी लड़ाई 60-65 साल पुरानी है चाइना के साथ। एक तो दोस्तों ये बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान डज नॉट इंसेंटिवाइज कॉन्फ्लिक्ट्स। पाकिस्तान बढ़ावा नहीं देता, इंसेंटिवाइज नहीं करता कॉन्फ्लिक्ट्स को, भारत देता है बढ़ावा। मैं फिर काकड़ साहब को बोलना चाहता हूं कि सर ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। पाकिस्तान इंसेंटिवाइज करता है। वॉर ऑन टेरर में कौन गया था? 1979 से 89 के बीच में मुजाहिदीन किसने बनाए, पहले ये बताइए। अमेरिका से डॉलर लेके मुजाहिदीन किसने बनाए? ठीक है, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये लोग कहां हैं? ये कौन है ये लोग? ठीक है, आप उनको फ्रीडम फाइटर्स कहना चाहते हैं, आपकी मर्जी, आपको हम रोक नहीं सकते, लेकिन ये बने कहां पे, कहां ये हाफिज सईद कहां का रहने वाला है?
ये मुरीद के है कहां पे सर? मुरीद के कहां है? दिल्ली के बगल में है कि लाहौर के बगल में है? बताइए जरा, हमें भी एजुकेट करिए। ये मौलाना मसूद अजहर भावलपुर कहां है सर? भावलपुर कहां है? भोपाल के बगल में है? कहां है भावलपुर? तहरीक तालिबान पाकिस्तान टेरर ग्रुप, दहशतगर्दों की जमात, अपने नाम के आगे फख्र से लिखते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान। उनकी आइडेंटिटी पाकिस्तानी है। 79 to 89 आप अफगानिस्तान में पैसा लेके आपने मुजाहिदीन भेजे, आपने मदरसे के जो भी वहां पे लड़के पढ़ रहे थे आपने उनको मुजाहिदीन बनाया, आपने भेजा उनको, ठीक है। फिर जब 9/11 हुआ, ओसामा बिन लादेन ने वो जहाज भेज दिए, ट्विन टावर्स के अंदर वो जहाज घुस गए और 3,000 से ज्यादा लोग मर गए, पेंटागन पे भी अटैक हो गया, सब कुछ हो गया। आप लोगों ने पलटी खाई, आपने बोला नो सॉरी, यू टर्न, ये जितने भी थे जो हमने बनाए थे ये सारे के सारे टेररिस्ट हैं। अब चलो अमेरिका के साथ मिलके इन्हीं बंदों को जिनको हमने ट्रेन करा इन्हीं को मारो। $35 अरब आप खा चुके हैं अमेरिकन के, $35 अरब। जनरल जियाउल हक वो गया, उसने 25,000 फिलिस्तीनियों को मार दिया जॉर्डन में, जिसको ब्लैक सितंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है, मार दिया उसने। सऊदी अरब में आपने फौजें भेजी, आपका आर्मी चीफ रहील शरीफ आज की तारीख में सऊदी अरेबिया में दिहाड़ी की नौकरी कर रहा है, और आप भारत से कह रहे हैं कि वी इंसेंटिवाइज कौन? हमने अपनी फौजें कहां भेज दी भाई? हमने अपनी फौजें कहां भेज दी? हमने पैसे लेके क्या काम कर लिया जो आप हमसे कह रहे हैं कि वी हैव इंसेंटिवाइज कॉन्फ्लिक्ट? ये मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं, सिर्फ पाकिस्तानियों को, क्योंकि कम पढ़े लिखे होते हैं पाकिस्तानी, एजुकेशन स्टैंडर्ड, और जो भी कहते हैं ना मैंने एमए करा है, मैंने ये, उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड इतना खराब है कि यहां का क्लास 12th का बच्चा पाकिस्तान के एमए को पछाड़ पछाड़ के दौड़ा है, ठीक है। दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। एनीवे, अब ये कहते हैं कि इंडिया इसलिए इंकरेज करता है क्योंकि इंडिया अट्रैक्ट करेगा टेक ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट एंड अदर एंगेजमेंट्स विद द वेस्टर्न कंट्रीज। अब ये तो बेवकूफी की बात है ना कि इंडिया, ये मुझे नहीं पता, ये कोई कहता है कि इकोनॉमिस्ट है, बहुत पढ़ा लिखा है, काकड़, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो ऐसी, ये तो ऐसी लगता है, चवन्नी छाप टाइप का लग रहा है मुझे काकड़। ये कह रहा है कि भारत अगर वो करेगा तो मतलब लड़ाई झगड़ा करवाएगा, भारत इंसेंटिवाइज करेगा कॉन्फ्लिक्ट, तो लोग इन्वेस्ट करेंगे। भाई साहब, यही तो तुम्हारी गलतफहमी है और यही तुम्हें समझ में नहीं आया, इसलिए तुमने पाकिस्तान को बिल्कुल ऐसा बना दिया जैसा कूड़ेदान होता है। इंडिया में लोग अगर 100 रुपए डालते हैं, क्यों डालते हैं? उनको पता है कि 200 रुपए वापस मिलेंगे। हर जगह इन्वेस्टमेंट इसी बेसिस पे होता है। काकड़ साहब, यू शुड नो दिस। आप तो अपने आप को इकोनॉमिस्ट कहते हैं। मुझे भी थोड़ा जोक लगा जब मेरी टीम ने मुझे बताया कि सर इज एन इकोनॉमिस्ट। मैंने बोला पाकिस्तान की तो इकोनॉमी है ही नहीं, वहां पे लोग इकोनॉमिस्ट का क्या मतलब है पाकिस्तान से? यू डोंट हैव एन इकोनॉमी टू टॉक अबाउट, व्हाई शुड यू हैव एन इकोनॉमिस्ट एट ऑल? दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। एनीवे, इकोनॉमिस्ट हैं आप, वेरी गुड सर, सैल्यूट टू यू। अब एक बात बताइए, आपको एक्चुअली लगता है कि लोग इसलिए, क्योंकि भारत इंसेंटिवाइज करता है कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए लोग इन्वेस्ट करते हैं भारत में? आपको लगता है कि यहां पे गूगल ने अपना इतना बड़ा हेडक्वार्टर बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने हेडक्वार्टर बनाया है, एप्पल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग करी है, यहां पे बड़ी से बड़ी कंपनी, यहां पे टेस्ला की फैक्ट्रियां लग रही हैं, यहां पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन द वर्ल्ड यहां पे है, जो सैमसंग ने बना रखा है। यहां पे हर एक मोबाइल फोन, हर एक किस्म की गाड़ी, यहां पे जीप से लेकर, मर्सिडीज से लेकर, ऑडी से लेकर, बीएमडब्ल्यू से लेकर हर चीज बन रही है, हवाई जहाज बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बिल्कुल ताबड़तोड़ लाइन लग रखी है। फॉरेन कंट्रीज इन्वेस्ट कर रही हैं सर। ऐसी कौन सी फॉर्च्यून 500 कंपनी है जो इंडिया में नहीं है प्रेजेंट? ये इसलिए है क्योंकि भारत कह रहा है कि लड़ो लड़ो लड़ो? नहीं, ये इसलिए है कि जो पैसे डालेगा वो ज्यादा कमा कर जाएगा। ये धंधा है, ये बिजनेस है, और यही चीज पाकिस्तानियों को नहीं समझ में आती। गलत जगह में गलत काम करते हो, फिर कहते हो हार गए क्यों, साजिश हो गई है जी। ये अनवरुल हक काकड़ वही काम कर रहा है जो मोहम्मद रिजवान ने करा था। वो भी पिच पर नमाज पढ़ रहा था, फिर मैच हार गए। ये पाकिस्तानियों की फितरत है, गलत जगह गलत काम करेंगे, फिर कहेंगे यार हम फंस गए। फंसोगे तो क्रिकेट में क्रिकेट खेला करो यार। यही काकड़ कर रहा है। अब देखो, इजराइल को देयर इज नो मेडिवल वर्ल्ड इन, नो पैरेलल इन द मेडिवल वर्ल्ड, यानी पुराने समय पे मेडिवल वर्ल्ड में कोई एग्जाम्पल नहीं है जैसे इजराइल फिलिस्तीनियों को मार रहा है। क्यों नहीं है यार? क्यों नहीं है? जो तुम्हारे पूर्वज थे यहां पे, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम वगैरह, वो इंडिया क्यों आए थे? क्यों आए थे इंडिया? हैं? ये बाबर क्यों आया था इंडिया? इन्होंने कितने हिंदू मारे? सोचिए जरा इसके बारे में। किसने बुलाया? हु इनवाइटेड बाबर? हु इनवाइटेड मोहम्मद बिन कासिम? ये तो लुटेरे थे, ये डकैत थे जो पाकिस्तान के हीरो हैं। तो ये गाना मत गाइए कि इजराइल पीट रहा है। इजराइल बिल्कुल ठीक कर रहा है, और मैं इजरायलियों को ये कहूंगा, कूटो और मार मार के सुअर बना दो इन सबको, जितने भी हमास वाले हैं, ठीक है। और पाकिस्तानी बीच में बोले तो इनको भी मार के, नहीं, ये तो ऑलरेडी सुअर है, इनको मार के सुअर बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर ये कहते हैं कि साहब कश्मीर मेन इंपेडिमेंट है, रुकावट है सबसे बड़ी कश्मीर साउथ एशिया में कनेक्टिविटी के लिए, यानी कि कनेक्टिविटी के लिए।
किसको चाहिए कनेक्टिविटी आपके साथ यार, ये तो बता दो हमें। इंडिया ने बोला कुछ, आप कश्मीर का ये होना चाहिए, कश्मीर के मुद्दे का सोल्यूशन होना चाहिए, इंडिया ने तो कभी नहीं बोला। हमारा तो 1994 का पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि हमें पीओके वापस लेना है, हमें गिलगित बाल्टिस्तान वापस लेना है, कहानी खत्म। भाई आपकी पार्लियामेंट की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। आपकी पार्लियामेंट को एक फौज का ब्रिगेडियर, एक मेजर जनरल आता है, 2 लात मारता है, आपकी पार्लियामेंट यहां से वहां हिल जाती है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में पार्लियामेंट होती है भाई। पार्लियामेंट ने एक बार कोई चीज बोल दी तो बोल दी, पत्थर की लकीर है वो। और किसी के बाप में हिम्मत नहीं है, किसी के बाप में जरूरत नहीं है जो हमारी पार्लियामेंट के सामने खड़ा हो जाए। इट इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ इंडिया। अब देखिए कश्मीर, लुक इनटू द एस्पिरेशंस ऑफ कश्मीरीज। एक बात बताओ, जो तुमने ऑक्यूपाई कर रखी है, जिसको हम पीओके बोलते हैं और तुम लोग आजाद कश्मीर बोलते हो, तुमने पता है किसकी आजादी दी उनको? तुमने उनको रोड की आजादी दी है। तुमने उनको रोड से आजादी दे दी, तुमने उनको इंटरनेट से आजादी दे दी, एजुकेशन से आजादी दे दी, सेहत से आजादी दे दी, आजादी से भी आजादी दे दी। इसीलिए तो उसका नाम आजाद कश्मीर है। हर चीज से वहां पे, हर चीज से आजादी मिल गई है ही नहीं कुछ वहां पे। टूटी फूटी सड़कें, इंटरनेट काम नहीं करता, ढंग का अस्पताल नहीं है, ढंग के कॉलेज नहीं है, ढंग की यूनिवर्सिटीज नहीं है, एयरपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है वहां पे, कुछ नहीं है वहां पे। देयर इज नथिंग देयर, कुछ नहीं है वहां पे। पर लोगों को ऐसे छोड़ा, आजाद कश्मीर, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बस रिलीजन का एक अफीम खिला रखा है लोगों को, चरस पिला रखे, उसी में लोग पाकिस्तानी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हिंदुत्व के बारे में कि भाई आइडिया ऑफ हिंदुत्व pronounces itself and targets specifically 2 major monotheist religions, that is Islam and Christianity. अब तुम क्यों चापलूसी कर रहे हो ईसाइयों की? हैं भाई काकड़, तुम क्यों चापलूसी कर रहे हो ईसाइयों की? अपने देश में तो तुमने सारे ईसाई मार दिए या उनको कन्वर्ट कर दिया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ठीक है, आपका मोहम्मद यूसुफ, जो पहले यूसुफ योहाना था, उसको पता था पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कैप्टन बनना है तो मुझे मुसलमान बनना पड़ेगा, ईसाई बन के तो काम ये ना हो पाएगा भाई। उसने कलमा पढ़ लिया, वो कैप्टन बन गया। ये है पाकिस्तान में, ठीक है। तो इंडिया को मत बताओ, हिंदुत्व की बात करते हैं। 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, 57 मुसलमान देश हैं, ठीक है। और इंडिया क्यों, आपको पता है, सेक्युलर है? आपको पता है इंडिया क्यों डेमोक्रेसी है? इसलिए डेमोक्रेसी और सेक्युलर है इंडिया क्योंकि यहां पे 85% हिंदू है। आपका क्यों नहीं है? कतर क्यों नहीं आपकी डेमोक्रेसी है, सेक्युलर क्यों नहीं है? पाकिस्तान क्यों नहीं सेक्युलर मुल्क है? आप कोई एक बताइए ना, एक मुस्लिम मुल्क बताइए जो कि ट्रूली सेक्युलर हो। कहने की बात नहीं, मुंह जबानी नहीं, जिसमें वो बोल सके कि हाँ हमारा राष्ट्रपति, हमारा प्रेसिडेंट, हमारा सदर या हमारा वजीर आजम एक नॉन मुस्लिम बन चुका है, ये इसकी शक्ल है, ये इसकी फोटो है, इस तारीख से इस तारीख तक ये वजीर आजम था। बताओ ना, अगर कोई होगा तो मेरा भी एजुकेशन हो जाए, मेरा भी एजुकेशन हो जाए। बताओ, हमारे तो आर्मी चीफ रह चुके हैं, आर्मी चीफ हमारे क्रिश्चियन रह चुके हैं, सिख रह चुके हैं, एयरफोर्स के चीफ हमारे मुसलमान रह चुके हैं। हमारे यहां तो कुछ नहीं है, पारसी रह चुके हैं, सब कोई, इट डजंट मैटर टू अस, हमें को फर्क नहीं पड़ता। ये मुल्क इसलिए सेक्युलर है, ये मुल्क इसलिए डेमोक्रेटिक है क्योंकि यहां पे 85% हिंदू है। जब आप हिंदुत्व बोलते हैं ना, दैट इज द गारंटर ऑफ इंडिया सेक्युलरिज्म, दैट इज द गारंटर ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। वरना आप मुझे बता दीजिए 57 मुसलमान मुल्क में से कौन सी इतनी खतरनाक डेमोक्रेसी निकल रही है, जरा हमारा भी तो एजुकेशन हो जाए। टर्की डेमोक्रेसी नहीं है, मिलिट्री कू हो चुके हैं वहां पे। पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है, 4 डिक्टेटर बूट के नीचे पूरी कौम को पीस चुके हैं। तो हमें मत सिखाइए सर, ये हमें मत सिखाइए। हमें सिखाओगे फिर ये 3000 वर्ड्स ऑफ उज़्बेक लैंग्वेज इन उर्दू, पता नहीं क्या क्या। आदमी ये लिखा पढ़ा आदमी है ही नहीं यार, इसको क्या जवाब देना। छोड़ो, मारो गोली, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। काकड़ तू जा यार घर, वैसे ही इलेक्शन हो जाएगा, तू फारिग हो जाएगा, छोड़। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन यू। एनीवे, एक बड़ा लेटर वायरल हो रहा है टिकटॉक पे। इंडिया में तो चलता नहीं टिकटॉक, लेकिन इजराइल और हमास के वॉर के बीच में ये लेटर ये था ओसामा बिन लादेन का, जिसमें ओसामा बिन लादेन कह रहा है कि इजराइल मस्ट बी इरेज्ड, इजराइल को दुनिया से साफ कर दो। और यह कहता है कि जूस कंट्रोल योर पॉलिसीज, मीडिया एंड इकोनॉमी। इजराइल 19 बार इस चिट्ठी में आता है, यहूदी 10 बार आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बिन लादेन यमन का रहने वाला, सऊदी अरेबिया में इसने बिजनेस करा। बिन लादेन फैमिली, बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट की कंपनी सऊदी अरब की। इसको क्या मतलब है इजराइल से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसका क्या लेना देना है इजराइल से? इजराइल ने कभी सऊदी अरब पे अटैक कर दिया? सऊदी अरब ने कभी अटैक कर दिया इजराइल पे? इजराइल ने यमन के साथ कोई जंग? आप कुछ मुझे समझाइए जरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसका बाप था यमन से, ये तो सब सऊदी के हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये मैं आपको बताता हूं ना दोस्तों, ये जो पूरा हेटरेड है,
यहूदियों के खिलाफ, ये जो ओसामा बिन लादेन बोल रहा है, ये सारा का सारा हेटरेड, इट इज बिकॉज ऑफ रिलीजन, इट हैज नथिंग टू डू विद पैलेस्टीन। इसका फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। ये सहीउल बुखारी में है लिखा हुआ, ये देखिए, यहां से जहर आता है। सही, ये कुरान में नहीं लिखा हुआ, दिस इज नॉट इन कुरान, दिस इज इन सहीउल बुखारी। ये देखिए सामने, ये कह रहा है कि कयामत के दिन यहूदी पत्थर के पीछे, पेड़ के पीछे छुपेगा, और वो पत्थर या पेड़ गवाही देगा और बोलेगा, हे मुस्लिम आ, मेरे पीछे यहूदी छुपा है, इसको मार, इसका कत्ल कर। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो लिखिए कमेंट्स में कि मेजर तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। फिर मैं सहीउल बुखारी लेकर आऊंगा यहां पे तुम्हारे सामने, टीवी के सामने खोलूंगा किताब और तुम्हें दिखाऊंगा कहां पे लिखा हुआ है। बोलो तो एक बार झूठ बोल रहा है, फिर बोलोगे नहीं इसका मतलब ये नहीं। मतलब सीधा साधा क्यों नहीं लिखते? फिर ऐसा क्यों लिखते हो? हर समय जिम्नास्टिक्स होती रहती है मतलब में। ये सहीउल बुखारी में ये लिखा है, इसका मतलब, इसीलिए हदीस जितने भी हैं सऊदी अरब ने बैन कर दिया। मक्का और मदीना, इस्लाम का गढ़ सऊदी अरेबिया, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बोला सिर्फ कुरान शरीफ, सिर्फ ओनली कुरान। उसने बोला ओनली कुरान, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा यहां पर। उसने हदीस बैन कर दी वहां से। तो जितने भी मौलाना मौलवी थे बड़े परेशान हो गए, क्योंकि इनकी रोजी रोटी वहीं से चलती है। ये कैसे कर दिया, कैसे कर दिया उसने यार, कर दिया। राजकुमार है वो वहां का, क्राउन प्रिंस है, उसने बोला भगवान ऐसे कुछ नहीं होगा, सऊदी अरब चलेगा सिर्फ कुरान से, बाकी रेस्ट इज इमटेरियल, भगाओ यहां से। निज्जर के मामले में जो ट्रेड मिनिस्टर है कनाडा का, उसने बोला है कि कनाडा वॉन्ट रिज्यूम ट्रेड टॉक्स विद इंडिया अनलेस मोदी गवर्नमेंट कोऑपरेट्स ऑन निज्जर किलिंग। ये ट्रेड मिनिस्टर है मैरी निंग, पता नहीं इसका नाम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एनजी, मैरी निंग, ठीक है जी। तो कह रहे हैं कि अनलेस इंडिया को नहीं करनी तुम्हारे साथ ट्रेड, यार भागो यहां से। मतलब हमारे टुकड़ों पे पलने वाला, हम लोग अरबों डॉलर देते हैं तब जाके तुम्हारी इकोनॉमी चलती है। हमारे स्टूडेंट्स जाके कनाडा में पढ़ते हैं, तुम हमें आंखें दिखाओगे। हमने तुमसे बोला कि तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करेंगे, सबूत दो। सबूत तुम देना नहीं चाहते, सबूत तुम देना नहीं चाहते, तुम शेयर करो। डॉक्टर जयशंकर ने क्या बोला था? डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि सबूत दो, हमारे सामने कुछ तो लाओ, हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। बोला डॉक्टर जयशंकर ने, नहीं हम सबूत नहीं देंगे, हम गोरे हैं, हमने बोल दिया कि तुमने करा था तो तुम हाथ जोड़ो। ऐसा पड़ेगा ना ट्रूडो के मुंह पे एक झन्नाटेदार लपड़, तब इसको पता लगेगा। ठीक है बेटा, हिंदुस्तान है, मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा। अच्छा, सबसे बढ़िया मैं चाहता हूं कि ट्रंप का ये स्पीच सुनिए। आपको मजा ना आ गया तो मेरा नाम बदल देना। देखिए, You hate America if you want to abolish Israel, if you sympathize with jihadists, then we don't want you in our country and you're not going to be getting into our country. I will cancel the student visas of Hamas sympathizers on college campuses. The college campuses are being taken over. And all of the resident aliens who joined in the pro-jihadist protest this month, nobody's ever seen anything like it. Come 2025, we will find you and we will deport you. दोस्तों, आपने ट्रंप की स्पीच सुनी है? ट्रंप क्या कहता है? ट्रंप ये कहता है कि अगर आप जिहादियों के साथ सिंपैथाइज करते हैं, अगर आप हमास की बात करते हैं, तो हम आपको अमेरिका में एंटरटेन नहीं कर सकते, निकलिए। इन्होंने बोला है कि 2025 यानी कि 2025 में चुनाव होंगे अमेरिका में, और ये कह रहा है कि मैं राष्ट्रपति बनने वाला हूं। ये उनका इंटेंट है। जब 2025 की बात करते हैं तो उनका ये इंटेंट है कि मैं राष्ट्रपति बनने वाला हूं 2025 में। और ये कहते हैं भाई 2025 में एक एक करके जो हमारे कैंपस में तुम लोग हमास की बात करते हो ना, हम अब देखिए इनकी फोटोग्राफ, इनके वीडियो, ये सब अमेरिका की एजेंसीज के पास होंगे, होमलैंड सिक्योरिटी के पास, FBI के पास, पुलिस के पास, सबके पास होंगे। ये राष्ट्रपति बनेगा, ये एक एक को कॉलर से घसीट के, मैं तो कह रहा हूं सबसे बड़ी बात यही करनी चाहिए। सबसे पहले ये करना चाहिए, जितने भी हमास सपोर्टर हैं, पैलेस्टीन करते हैं, इनको पहले बेइज्जत करो, जलील करो, रुसवा करो, फिर कॉलर पकड़ के देश से बाहर निकालो। 2 कौड़ी के लोग हैं, 2 कौड़ी के लोग हैं। अमेरिका क्यों आए थे अमेरिका? विक्टिम कार्ड प्ले करके, हमें मार दिया, हम बड़े परेशान हैं। अबे जिस कूड़ेदान में वहां पे जाओ ना वापस, गो बैक टू दैट डस्टबिन ऑफ पैलेस्टीन और येमेन और विच एवर कंट्री यू बिलोंग टू, गो बैक देयर। व्हाई यू इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? यू डोंट वांट टू फॉलो द लॉ, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग। आई सपोर्ट ट्रंप के साथ मेरे कई इख्तलाफात हो चुके हैं। आई हैव डिसएग्रीड विद ट्रंप पब्लिकली मेनी अ टाइम, ऑलराइट, आई हैव अग्रीड एंड आई हैव डिसएग्रीड बोथ, बट टुडे आई मस्ट से former President Donald Trump is absolutely right. Anybody who supports Hamas, throw him out of the United States of America. And this is something that even जस्टिन ट्रूडो को तो मैंने छोड़ ही दिया ना, जस्टिन ट्रूडो तो बेकार आदमी है। बट ऋषि सुनाक, आप सुनो,
ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है, आपको भी वही करना है, पकड़ पकड़ के इनको डिपोर्ट करो, पकड़ पकड़ के इनको डिपोर्ट करो, एक एक करके। ठीक है, पहले इनको जलील करो, इनको बेइज्जत करो, फिर इनको निकालो वहां से, वरना जेल में डालो इनको। और जो हार्डकोर सपोर्टर्स हैं, जो टेररिज्म की बात करते हैं, उनके लिए दोबारा गुआंतानामो बे खोलो। ये वही मैं बता रहा हूं आपको, ये प्यार से, ह्यूमन राइट से, लेट अस अंडरस्टैंड योर पेन, ये नहीं समझते, ये जूते गए आ रहे हैं हमास वाले। दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द आईडीएफ एंड दैट इज द लैंग्वेज दैट अमेरिका मस्ट स्पीक थ्रू आउट एवरीबॉडी। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर एली कोहन ने बोला है कि एंटोनियो गुटरेस, जो कि यूएन का सेक्रेटरी जनरल है, उसको रिजाइन कर देना चाहिए। ही डज नॉट डिजर्व टू लीड द यूनाइटेड नेशंस। बोला कि ये इसका हकदार नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस को लीड करे। और ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि गुटरेस ने एक्चुअली हमास के टेररिज्म को जस्टिफाई कर दिया। उसने बोला कि नथिंग हैपेंस, उन्होंने बोला हमास ने गलत तो करा है लेकिन नथिंग हैपेंस इन अ वैक्यूम। यानी वही जो अलकायदा के सपोर्टर्स हैं, वही गुटरेस ने कह दिया, जैसा अलकायदा ने बोला था बॉस, वैसे ही गुटरेस ने कह दिया। अलकायदा के सपोर्टर भी तो यही कहते हैं। कितने पाकिस्तानी कहते हैं, मैंने देखा है, एक दो इंडिया में मैंने, नहीं ओसामा बिन लादेन ने जो करा ठीक तो नहीं करा, लेकिन आपको वजूहात देखनी पड़ेंगी, इसके पीछे वजह क्या थी, क्यों करा उसने, क्यों में जाना जरूरी है। चले जाओ क्यों में, टेररिज्म के पीछे भी क्यों में चले जाओ। तो भैया यही इजराइल के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला, एली कोहन ने, फॉरेन मिनिस्टर ने, कि डज नॉट डिजर्व। उससे बोला कि तुम रिजाइन करो, तुम किसी काम के नहीं हो, हमास के सपोर्टर हो। और मैं तो कह रहा हूं निकाल देना चाहिए यूएन के चीफ को, बेकार आदमी है। एनीबडी, ही इज सपोर्टिंग हमास, जस्ट इमेजिन द गॉल ऑफ दैट मैन। अच्छा, आखिरी में दोस्तों, टर्किश प्रेसिडेंट, इसने बोला इजराइल को कि इजराइल एक आतंकवादी देश है। ठीक है जी, और वही इस्लामोफोबिया, पैलेस्टीनियन विक्टिम कार्ड, वही गेम है, दो ही गेम है। देयर आर ओनली 2 shows in town। ठीक है जी। Israel is implementing a strategy of total annihilation of a city and its people. I say very clear and frankly that Israel is a terrorist state. इजराइल ने इसके मुंह पर मारा थप्पड़। नेतन्याहू ने बोला कि भाई टर्की जो है ना, टर्की टेरर स्टेट है और ये हमास को सपोर्ट करता है। और टर्की में, टर्की के अंदर के ही गांव में ये लोग बमबारी कर रहे हैं। दे आर बॉम्बिंग देयर ओन विलेजेस। सो हमें तुम लेक्चर मत दो। मैं अर्दोगान से पूछना चाहता हूं, अब पेट भर गया, बेइज्जती करवा ली अपनी तुमने? क्यों बेइज्जती करवाते हो अपनी यार, है भाई? दोस्तों, यहां पे ये वीडियो खत्म होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। पहले हैं ऋत्विक जोशी जी, ये कहते हैं, हेलो मेजर साहब, आपको ये पता होगा कि बीबीसी ने बीसीसीआई को क्रिकेट पे चेंज करने का आरोप लगाया है। क्या आपको लगता है कि जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है? ऑल्सो व्हाट इज टीसीडी? टीसीडी इज द चाणक्य डायलॉग्स। हम तो द चाणक्य डायलॉग्स ही टीसीडी बोलते हैं भाई, और तो हमें नहीं पता कुछ टीसीडी। और जहां तक पिच की बात है, मैंने भी खबर में पढ़ा था, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। पिच चेंज करी है, पिच खुद दी है, अपने को वहां पर क्रिकेट देखते रहिए। ठीक है ना, हमें क्रिकेट में इंटरेस्ट है। अब पिच बदल दी तो क्या हुआ, नहीं बदली तो क्या हुआ, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है दोस्त। लोग कह रहे हैं साहब आपको कमेंट करना चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान का मैच, आपको मैच कैसा लगा? मैं देखा ही नहीं, मैंने क्या लगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग कह रहे हैं साहब आपको क्या लगता है, इंडिया जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा? इनका मैंने बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, इंडिया जीते पाकिस्तान जीते। पाकिस्तान, भारत में पाकिस्तानियों ने कदम रखा है, बहुत बड़ी गलत बात है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूं, उन्होंने कदम रखा, बहुत बड़ी, हमें उनको वीजा नहीं देना चाहिए था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को वी शुड नॉट हैव गिवन वीजा टू पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। ठीक है जी। हर्षिल मेहता जी, हर हर महादेव मेजर साहब फ्रॉम गांधीनगर। हर हर महादेव हर्षिल जी, हर हर महादेव। एज बोथ भारत एंड Israel are victims of radical Islamic terrorism, we know physically IDF and our armed forces are capable enough to neutralize. It all starts with the idea of radical Islam and perhaps end at Islamic Caliphate. What is the antidote? इनका ये कहना है कि भारत और इजराइल रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिज्म के विक्टिम्स हैं। और ये जो आइडिया है रेडिकल इस्लाम और इस्लामिक कैलिफेट का, देखिए इस्लामिक कैलिफेट वगैरह ये सब तो बकवास की चीज़ें हैं। ठीक है, ये पता नहीं को 2-4 कमरे में बैठ के क्या चरस वरस लगाते हैं, फिर इनके दिमाग में इस्लामिक कैलिफेट आता है। ऐसे कोई कैलिफेट वैलिफेट नहीं बनने वाली। ठीक है, कुछ बस का नहीं है, मैं बता रहा हूँ। कुछ इवन ईरान जो है ना, ईरान के बस का कुछ नहीं है। बस 2-4 टेररिस्ट भेज दी, इसके अलावा कुछ नहीं है। ईरान जो इतना बोलता है हम ये कर देंगे, अरे औकात है तो इजराइल को अटैक करो ना, किसने रोका है तुम्हें? पाकिस्तानी इतने चौड़े बनते हैं, हमारे पास बम है, हम एटमी मुल्क है, तो क्यों बैठे हो फिर घर पे? लाहौर में कढ़ाई खा रहे हो, मोटे मोटे पेट लेके, जंगली सुअर की जैसे शक्ल पाल के, क्यों बैठे हो लाहौर में? जाओ अटैक करो, हिम्मत है। एंड इफ यू डोंट हैव द गट्स, प्लीज शट अप, डू द वर्ल्ड अ फेवर एंड शट अप। एंड दिस इज व्हाट आई सेड टू ऑल लाहौरीज, यू आर बिग टॉकर्स, यू डोंट नो एनीथिंग, यू डोंट डू एनीथिंग। ना कुछ पता है ना कुछ करते हो। और जैन मेजर साहब, ऋषभ दिस साइड, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द 2 million, आई होप द चैनल कीप्स ग्रोइंग। थैंक यू जैन ऋषभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा सवाल है वक्फ एक्ट, क्या आपको लगता है वक्फ लॉ
अनफेयर और अनजस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट हिंदूज है कि नहीं है। वक्फ बोर्ड कैन क्लेम एनी प्रॉपर्टी दे फील इज वक्फ प्रॉपर्टी, दे क्लेम मोर देन हाफ ऑफ दिल्ली। इसका करंट गवर्नमेंट नॉट स्क्रैपिंग और अमेंडिंग, प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन इट, थैंक यू। सही बात बताऊं ऋषभ जी, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, वक्फ बोर्ड के बारे में, और मुझे वक्फ बोर्ड से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, और ना मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज है कितनी ज़मीन है कितनी नहीं है, वक्फ बोर्ड हिंदुओं के खिलाफ है नहीं खिलाफ है, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरा जो दायरा है वो जियो पॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी है, हमारा बीच में पाकिस्तान की मजाक उड़ाना, इसके अलावा मुझे नहीं पता है। सो आई एम सॉरी, ये सवाल मैं आपका नहीं ले पाऊंगा। हो सकता है मैं इसके ऊपर थोड़ी पढ़ाई लिखाई करूं तब मैं इस पर कमेंट करूं, लेकिन इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। मैंने आज तक वक्फ बोर्ड के बारे में बोला नहीं, मुझे इनफैक्ट पूरा पता भी नहीं है वक्फ बोर्ड करता क्या है। दिस इज लैक ऑफ नॉलेज ऑन माई पार्ट। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर ये वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।